धन्यवाद। सर्वप्रथम कालीन नगरी भदोही जनपद के इस पावन पवित्र भूमि बैजनाथ बाबा के प्रांगण में उपस्थित राष्ट्रीय पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उमाशंकर पाल जी, प्रदेश प्रभारी माननीय श्री रामाश्रय पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री एडवोकेट सुरेंद्र पाल जी, सभा में उपस्थित भदोही जनपद के सुप्रसिद्ध समाज सेवक राजेंद्र जी दुबे जी, सभा में उपस्थित माताओं एवं बहनों, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करने का निवेदन करता हूँ। साथियों, यह समय सावन महीना का चल रहा है। सावन महीना में हमारी माताएं बहनें क्या करके काशी में परिक्रमा कर रही है, परिपोषित यात्रा कर रही है। कुछ माताएं बहनें श्रावण के गीत गाने के लिए दोपहर में 9 इकट्ठा होकर के श्रावण के गीत गाती है। और कुछ माताएं बहनें जो किसान परिवार से हैं, तो खेती में काम करके खाने के उपाय या धान की निराई। लेकिन आज इस सभा में 90% हमारी माताएं बहनों की उपस्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि सभा में या जिस पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए 90% माताओं बहनों का उपस्थित हो जाए और 90% माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, वो सभा वो पार्टी निश्चित सफल होती है। तो यहाँ से उपस्थित जो माताएं बहनें उपस्थित हुई है, वो अपने और अपने बच्चों के भाग्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए उपस्थित हुई है। ये जानती हैं कि राजनीति में आने के बाद हमारी बेटियां, हमारे बेटे पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे। ऐसी सोच रखने वाली माताएं बहनें आज उपस्थित हुई है। इसलिए मैं ऐसी माताओं बहनों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। साथियों, में ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे 10 बजे हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है। सवा 3 बज गया, बहुत ज्यादा समय हो गया। अभी यहाँ पे साल वितरण का कार्यक्रम होगा, साड़ी वितरण का कार्यक्रम होगा, नौजवानों के टीशर्ट वितरण का कार्यक्रम होगा। उसका माताएं बहनें खाना खा करके अपने अपने घरों तक जाएंगे। दूर दराज से आई हुई है और समय से घर पहुंच भी गए। फिर मैं ज्यादा बातें नहीं कहूँगा, मैं कुछ बातें आप सभी को कहूँगा क्योंकि हमारी माताएं बहनें आज उपस्थित हैं। फिर माताओं बहनों की गरिमा से 2 बातें कहना मैं चाहूँगा। इसके लिए सामान्य परिवार में जन्मी, एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में वस्त्र धारण करने वाली प्रातः मस्मरणी पूज्य श्लोक राजमाता, न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विषय में मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे देश में एक ऐसी देवी हुई, एक ऐसी शासक हुई, एक ऐसी राजा हुई जो इंदौर में हमारे पास समाज, जडेजा समाज, बगैर धनगर समाज की थी। एकदम गरीब परिवार में जन्मी थी। बाबा भोलेनाथ की भक्ता भक्त थी। मल्हारा होलकर की बहू थी। कोई टाइम पे नारी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने अपने ससुराल में 8 साल की उम्र में शादी हो गया था। ये पहले जल्दी शादी हो जाता था 8 साल, 7 साल, 9 साल में। 8 साल की उम्र में शादी हुआ ससुराल में, तो आज उन्होंने सासू माँ से जिसकी हमको पढ़ाई करनी है, हमको तलवारबाजी सीखनी है, हमको घोड़सवारी सीखनी है। और जिस करके अपने सासू और ससुर से उन्होंने पढ़ाई की। आज 300 साल पहले की बात है। घोड़सवारी सीखा, तलवारबाजी सीखा। धीरे 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 समय आया कि इंदौर की महारानी राजमाता अहिल्या देवी होलकर बनी। लेकिन हमारे समाज में आज भी लोकतंत्र को 75 साल देश को आजाद होने के बाद
जबकि सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, चाहे बेटी हो, बेटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब बेटी को बेटा को पढ़ने का अधिकार है। 300 साल बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय पर अधिकार हासिल करके पढ़ाई की। लेकिन आज हमारे समाज में, खास करके गरीब समाज में, हम अपने बच्चों को 10वीं तक 12वीं तक पढ़ा के कहते हैं बेटियां पढ़ाई बंद कर दे, अब ज्यादा पढ़ाई पढ़ो तो हम तो है कहाँ से फीस भरो, कहाँ से तुम्हारा हम खर्चा उठाई, और फिर ज्यादा पढ़ा दे तो तुम्हारा दिया हम कहाँ करो, यह देश से डर से तो पढ़ाने को बंद कर देते। लेकिन आज यहाँ हम आप लोगों की बताते हैं कि अपन भविष्य संवारत हो, अपने बेटा बेटी में भविष्य संवारत हो, आज यहाँ कार्यक्रम उपस्थित है। और बाकी लोग आज भी अपने चक्कर करके परिक्रमा कार्यक्रम सुबह में आवत रहे बनारस से, हमारी माताएं बहनें बड़ बुजुर्ग परिक्रमा करने पर कोसी यात्रा कर रहे हैं, बड़ी दया आ रही थी कि अगर आपको कोसी यात्रा ही करनी है, अगर आपको धर्म करना है, गंगा स्नान करना है, भाई काहे करते, इसीलिए नहीं करते हैं तो आप पाप कर जाएगा, इसीलिए करते हैं ना माता जी बड़े लोग काहे करते हैं, जहाँ पाप बढ़ जाएगा इसलिए इतना तपस्या करते हैं। तो हम संकल्प ले लें कि जीवन में हम पाप करेंगे ही नहीं, जहाँ पाप करना नहीं करेंगे तो उसको काटने की जरूरत क्या है। हम अपने धर्म में हमारी माता, हमारी नारी शक्ति जो है, हमारी मातृ शक्ति जो है, सबसे ज्यादा हमला, सबसे पहला हमला हमारी मातृ शक्ति को झेलना पड़ता है, माताओं बहनों को झेलना पड़ता है। हम पुरुष लोग घर में आते हैं, सीधा बोलते हैं भैया खाना लाओ, माँ है तो माँ खाना लाओ, बहन से बोलता है बोलते हैं खाना लाओ, फिर पति बोलते हैं खाना लाओ, लेकिन यह नहीं पूछते हैं कि खाना बनाने का सामान घर में है कि नहीं, लेकिन पूछते हैं खाना लाओ। वो झेलना तो माताओं बहनों का कहीं से इकट्ठा करके खाना खिलाने के बाद माताएं पहले कहती है कि घर में यह सामान नहीं है, बच्चों को कपड़ा नहीं है, बच्चों को ठीक नहीं है, दवाई नहीं है। झेलना घर की जिम्मेदारी माताओं को है और सामाजिक जिम्मेदारी भी माताओं को ही झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारा समाज निकम्मा समाज अगर गाली भी देता है, किसी से नाराजगी व्यक्त करता है तो माताओं बहनों की गाली देता है, क्या निकम्मा समाज का हमारा विरोध है। यहाँ तक कि अभी मणिपुर में जातीय हिंसा हुई है, 2 जातियों में लड़ाई हुई और वह लड़ाई भी झेलना हमारी माताओं बहनों को पड़ा। आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया में, टीवी में कितना बड़ा अत्याचार गया हुआ, तो हमारी माताओं बहनों के साथ हो रहा है। लेकिन हम राजनीति करने वाले नेताओं से कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप इस देश के नागरिक है, इस देश में जन्मे हैं, आपका हक अधिकार सुनिश्चित है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी जाति के लोगों का हक अधिकार सुनिश्चित किया है। हमारे फॉरवर्ड समाज है, उनका हक अधिकार सुरक्षित है। हमारे SC ST के समाज के लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, इनका भी हक अधिकार सुरक्षित है। हमारे OBC समाज के लोग पशुपालक है, खेती करने वाले हैं, इनका भी हक अधिकार सुरक्षित है। लेकिन हमारे नेताओं ने एक दूसरे की कैटेगरी में जाने के लिए राजनीति करते हैं, वहां भी बात होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसे 2 नेता हैं तो बड़े विवाद खड़ा करने की तैयारी में है। एक है ओम प्रकाश राजभर, दूसरा है डॉक्टर संजय निषाद। इनका यह मानना है कि इनके समाज को, बहुत राजभर समाज को ST की कैटेगरी में डाल दो। डॉक्टर संजय निषाद का मान है कि उनके समाज को SC की कैटेगरी में डाल दो। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपको SC ST में डाल दो तो जो समाज पहले से SC ST में है उसका हक मारा जाएगा नहीं मारा जाएगा? तो किसी का हक मारना न्याय सम्मत है? तो फिर झगड़ा होगा कि नहीं होगा? मणिपुर में यही झगड़ा है। तो SC की कैटेगरी में कुकी समाज के लोग आते थे जो पहाड़ों में जंगलों में रहते थे, इस SC समाज में शामिल करने के लिए सामान्य वर्ग जिसको मैथिल समाज बोलते हैं, मैथिल समाज को SC का दर्जा देने के लिए उच्च न्यायालय ने, मणिपुर उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि आप केंद्र सरकार को रिकमेंड करें कि मैथिल समाज को SC का दर्जा मिले। जिससे कि कुकी समाज में नाराजगी हुई और 2 समाज में झगड़ा हुआ
और वहां पे बलात्कार हुआ माताओं बहनों का, हत्याएं हो रही माताओं बहनों का, घर फूका जा रहा है, गाँव में गाँव फूक दिए गए। और ऐसे भी आरक्षण किस काम का, ऐसा आरक्षण किसी काम का है क्या? तो इसलिए हमारा मांग, राष्ट्रीय पार्टी की मांग है कि जो जिस कैटेगरी में है उसको उसी कैटेगरी का लाभ दे दो, तो दूसरी कैटेगरी में जाने की मांग नहीं करेगा। आज ओबीसी समाज की लड़ाई चल रही है, भाई हमको हक हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो हम मांग करते हैं कि 52% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज की है, उनको 52% आरक्षण दे दो। और साथ साथ अगर उसमें भी कुछ कमजोर वर्ग है और कुछ मजबूत वर्ग है उसमें बंटवारा कर दो। तो बंटवारा कर देंगे तो बाद में जिसको हिस्सा मिल जाएगा उसका झगड़ा खत्म होगा या नहीं खत्म होगा? तो आज जबकि केंद्र के लिए जैसे रोहिणी आयोग का गठन हुआ है और उत्तर प्रदेश के लिए सामाजिक न्याय समिति की गठन हुई है रघुवीर सिंह जी के नेतृत्व में, तो हम चाहते हैं दोनों आयोग को लागू कर दिया जाए ताकि पिछड़ा समाज दूसरे कैटेगरी में जाने के लिए अपनी मांग न करे, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश मणिपुर न बच पाए। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी समाज में भाईचारा रहे, या राष्ट्रीय पार्टी मांग करती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की गणित कोई समझ नहीं पाएगा। अब इनकी गणित आप लोगों को समझने के लिए मैं एक उदाहरण बताऊंगा, लेकिन ऐसी घटनाएं मतलब सभी विभागों में करती है। जैसे ग्राम विकास की अधिकारी की नौकरी निकली थी, 1468 पद था, 1468 पद में से 849 पद सामान्य वर्ग के लिए सुनिश्चित कर दिया गया और 52% ओबीसी समाज की जनसंख्या को 27% आरक्षण लागू है। तो 27% अगर 1468 का 27% करते हैं तो 396 आएगा, आप लोग करके देखिएगा। लेकिन आरक्षित पद होती है 139। अभी गौर से गणित से करते हैं कि 1468 का 27% 339 होता है। यह गणित केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ पाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति है इनको आपस में वोट चलाओ और इनसे और राज करो, इनको जातियों में बांटे रखो, इसके जाति आरक्षण का झगड़ा लगाए रहो, इसको बताते रहो कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा गया, जिससे कि नान यादव समाज जो ओबीसी में है यादव से नाराज होकर के अखिलेश यादव को वोट कर देगा तो हमको वोट देगा, हमारी सरकार बन जाएगी। और इनकी सरकार बनती नहीं, लेकिन सरकार बनने के बाद जहाँ नौकरियां मिलती है, आप लोगों का बेटा जो फॉर्म लेकर के जो तैयारी कर रहा है ना इलाहाबाद में या दिल्ली में, जो IAS की नौकरी कर रहे हैं इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए, उनको नौकरी नहीं है। बस आप लोगों को 5 किलो गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, लग रहा है कि विकास हो रहा है। बड़ा रो रहे थे कि हमारी माताएं पहले जब फूल फूकती हैं तो उनको धुआं लगता है, तो माता पहले धुआं लगता है, आंख निकलता है तो आंसू हमें आता है, इसलिए इनको गैस का बाटला फ्री में दे देना है। फ्री का गैस का बाटला तो लोगों को मिल गया, तो पर कीमत 500, आज हो गई 1100। फिर 1100 निकाला गया, आपको निकला समय ना निकला ऐसे क्या? तो पहले हम गोहरे से लकड़ी से खाना बना के अपन तबियत बनाए रही। फिर समझ कि थोड़े लोगों में लगे तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, या 5 किलो राशन से भरी। लेकिन सरकार माता जी लोग आप लोग जहाँ बताओ जनता पार्टी के चुनाव के साथ घर तो आप लोग घर को वोट दिए, हमने लोगों की पहले को वोट दिए कि 5 किलो नहीं तो आप सबको हक अधिकार और व्यक्ति के भूखा जगले का अधिकार और लेकिन भूखा सोने का अधिकार नहीं। राष्ट्रीय पार्टी जब भी सरकार ने आप वोट देकर सरकार पहुंचे, संघर्ष के आगे बढ़े, तो संकल्प हो कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का होगा वो भूखा सोने नहीं पाएगा। क्योंकि खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस सरकार ने लाई थी, लेकिन खाद्य सुरक्षा बिल राजमाता हिंदा देवी होलकर 28 साल पहले अपने राज्य में लाया था। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके गांव में कोई भी ऐसा एक समझदार आदमी होता था क्योंकि वो भाव को नुकसान करता है, कोई आदमी भूखा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, उसकी मदद किया करता था। गाँव में ऐसी परंपरा
तो हम चाहते हैं कि 5 किलो में घर नहीं चल रहा है तो हम 10 किलो में और 10 किलो चावल देने का आपको काम करेंगे। उसके साथ साथ आपके बेटा को नौकरी और आपके बेटा को रोजगार देने का भी काम हम करेंगे। और साथ साथ 175 साल आजाद होकर के हुआ, कम से कम मौलिक अधिकार हर व्यक्ति, चाहे माता हो, बहन हो, भाई हो, पिताजी हो, उनको कम से कम हमारे युवा बच्चे हैं, इनको बच्चों को शिक्षा फ्री होना चाहिए और कम से कम बिजली पूरी फ्री होनी चाहिए, कम से कम दवाई फ्री होनी चाहिए। क्योंकि कोई बीमार पड़ता है तो नई बीमारी ये खुद से नहीं आती है कि आपका पैसा है कि नहीं है, ये खुद की आती है। तो फिर बीमारी का तो इलाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए बिजली, शिक्षा, पढ़ाई और दवाई ये पूरी तरीके से चाहे अमीर हो या गरीब हो मिलनी चाहिए, मिलने चाहिए ना मिलने चाहिए। क्योंकि अमीर आदमी लोग टैक्स भरना गवर्नमेंट के, जो पैसा आई तो अमीर जो पैसा दे के आई तो अमीर के बच्चा ने फिर शिक्षा मिलेंगे नहीं। पूरे तरीके से राष्ट्रीय पार्टी के आप लोग आशीर्वाद हमारे कृष्ण कुमार जी हैं, आपके याद करेंगे जब भी आपको गलत हम चाहते हैं किसी का मुसीबत आए ही नहीं, अगर गलती से आ भी गई, आपके भाई कृष्णदेव भाई जी हैं, हमारे गुरु जी हैं राजेंद्र दूबे जी, आपकी इसकी मदद कर रहे हैं। कई बातें हम लोगों को गलत सिखा दी गई है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कोई एक गाल से मारे तो दूसरा उससे आगे करो। भाई तो आज जब भारत ऐसा दूसरा करोगे तो दूसरा भी मारेगा, फिर तीसरा करो वो भी मारेगा तो लाल कर देगा मार मार के। इतना जमाना बिगड़ गया है। लेकिन होना ये चाहिए कि सबसे पहले भैया किसी की गाल से लाफा मानो नहीं मत, या जोरों से लाफा मारने की, अगर किसी से गलती करो मत, बोले गलती हो नहीं गई उसको समझाओ जानो। अगर नहीं मानता तो ताजा कानून है, पुलिस व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था में डाल दो। अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता रहेगा, लाफा मार भी दिया आप दूसरा आगे मत लो, उसके 2 लाफे बजा दो। जब दूसरा मारोगे तो 2 आप मारोगे तो दोबारा हाथ आगे तक उठाने वाला नहीं है। इसीलिए हमने कहा एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र। राजमाता अहिल्यादेवी होलकर की जब मुगलों ने हमारे देश का आक्रमण किया, 7 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तो हथियार उठा करके राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने हिंदुओं का रक्षा का काम किया। और सारे सोमनाथ का मंदिर चाहे गुजरात में हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर आपका उत्तर प्रदेश में हो, चाहे रामेश्वर का मंदिर आपका दक्षिण में हो, सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का काम राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने किया। लेकिन क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में शास्त्र लिया और उनका जो शासनादेश हुआ करता था तो शासनादेश में साइन करते टाइम अपना नाम लिखी थी, श्री शंकर। सिग्नेचर शासनादेश का सिग्नेचर करने के बाद राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने श्री शंकर लिखा करते थे। तो ऐसा शास्त्र धारण करना पड़ेगा, तब आप भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि साढ़े 3 बज गया, समय हम ज्यादा नहीं लूंगा। हमारी आज माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हुई है, आप लोग जाइएगा अपने अपने घरों पे, आपकी जो यहाँ पे सेवा सम्मान हुआ आप अपनी चर्चा करिएगा और एक ही संदेशा लेके जाइएगा, एक टाइम खाइएगा, लेकिन अपने बेटा बेटी को पढ़ाइएगा जरूर। ऐसा मत समझिएगा कि बेटा बेटी पढ़कर के नौकरी ही करेगा, मत करे नौकरी, लेकिन पढ़ा लिखा अगर बेटा बेटी है तो कम कमाई में भी बढ़िया जीवन जीलेगा। कम से कम वो दारू नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा और अनावश्यक खर्चा नहीं करेगा, जमीनें नहीं बेचेगा, कम जमीन में बढ़िया खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेगा। इसलिए बच्चों को, अपनी बेटी को, बेटा को पढ़ाने के लिए आप प्रयागराज भेज दीजिएगा, कोचिंग के लिए कोटा भेज दीजिएगा, दिल्ली भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। लेकिन आप सभी लोगों ने बाबा भोलेनाथ को नमन तो करिएगा, लेकिन प्रार्थना करिएगा, मानिएगा कि अपना धर्म फालतू में व्यक्ति की बेइज्जती करिएगा। तो एक हाथ में आपके स्वस्थ होनी चाहिए।
उससे आत्मविश्वास होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे गुरु जी हैं और हमारे धर्मेंद्र जी फतेहपुर से और मिर्जापुर से, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, चंदौली से राज्य सभा के सभी पदाधिकारी आए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। चंदौली जिला से भाई जी उपस्थित हैं और खास करके हमारे अजय दुबे जी ने यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो अपने गायकी के माध्यम से आप सभी लोग मनमोह लिए थे। हमारी कुछ माताएं द्वारे उनके गाना पे यहाँ पे नाच भी रहे थे सामने गीत कहेगी पे। तो मैं अजय दुबे जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके जितने भी साथी रहे उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं शिक्षकों पर अधिकारियों को आभार मानता हूँ। साथ ही साथ दूर दराज से हाथ पर आए सभी बड़े बुजुर्ग साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज तक जब मैं पुनः अपनी माताओं बहनों का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रपति।